हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 13 जनवरी और शुरू करते हैं फिल्म स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज नाटो नाटो सॉन्ग को लेकर है। अब ये सॉन्ग न्यूज में क्यों है? क्योंकि हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हुए थे 18। उसमें नाटो नाटो को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। तो हम इस गाने का बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। इसे कंपोज किसने किया है? इसे एम कीरवानी ने कंपोज किया है। इसके सिंगर्स हैं काला भैरव और राहुल सिप्लुगुंज। ये किस मूवी का सॉन्ग है? ये एस एस राजमौली की ट्रिपल आर मूवी का सॉन्ग है। इसे बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 1944 में स्टार्ट हुआ था। इसे अनाउंस कौन करता है? इसे हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। इसके टोटल 87 मेंबर्स थे जो अक्रॉस द वर्ल्ड में जितने भी फॉरेन जर्नलिस्ट होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये अमेरिकन इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन की कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं। और इसे ऑस्कर के पहले एक इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर के रूप में देखा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता भी होगा तो इन्हीं बेसिक फैक्ट में से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 को लेकर है। हाल ही में हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के लिए विनर्स डिक्लेयर किए हैं। तो अगर हम फिल्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो डिजिटल इंडिया अवार्ड्स क्या होते हैं? ये दरअसल जितने भी हमारे डिजिटल सॉल्यूशंस होते हैं या फिर कोई नया कोई डिजिटल इनिशिएटिव होता है जो गवर्नमेंट या फिर कोई स्टार्टअप ने शुरू किया होता है, तो हम उन्हें इंकरेज करने के लिए, उन्हें ऑनर करने के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। अभी किस मिनिस्ट्री के द्वारा अवार्ड किए जाते हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा दिए जाते हैं। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? इसे नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। अब इस साल जो 2022 में जिन्होंने अवार्ड जीते हैं वो किसने जीते हैं? एक तो जो सीबीएसई हमारी जो बोर्ड है उसके आईटी इनिशिएटिव है डिजिटल एकेडमी रिपोजिटरी, परिणाम मंजूषा। इसे गोल्ड कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जा रहा है। इसके बाद है प्लेटिनम ई नैम। तो जो प्लेटिनम कैटेगरी का अवार्ड है वो इसे ई नाम को दिया जा रहा है। आपको पता है ई नाम क्या होता है? जो कि यूनिफाइड नेशनल मार्केट एग्रीकल्चर का, मतलब सपोज आपको कुछ प्रोक्योरमेंट करनी है डिजिटली तो आप इसे डायरेक्टली ई नाम से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो आप प्रोक्योर कर सकते हो। प्लेटिनम अवार्ड दिया जा रहा है ई विवेचना ऐप को भी। और ये मध्य प्रदेश सरकार का ऐप है। इसमें जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन होती हैं स्टेट द्वारा उसमें हेल्प की जाती है इस ऐप के द्वारा। यूपी के माइन मित्रा को भी ये अवार्ड मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका जो माइनिंग प्लान होता है उसे ऑनलाइन अप्रूवल दिया जाता है इस माइन मित्रा के तहत। इसके बाद वेस्ट बंगाल का एक डिजिटल इनिशिएटिव है दुआरे सरकार, जो कि जो गवर्नमेंट सर्विस होती है उसे डोर स्टेप डिलीवरी देती है। तो बेसिकली ये फैक्ट अगर यूपीएससी पूछती है तो हमें पता होना चाहिए, बट साथ ही साथ अगर हम मेंस में आंसर लिख रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम ई गवर्नेंस के बारे में कुछ लिख रहे हैं या फिर ऐसे में लिख रहे हैं या फिर अगर आप एथिक्स के पेपर में आप ट्रांसपेरेंसी या अकाउंटेबिलिटी की बात करते हो, ठीक है, प्रोबिटी इन गवर्न गुड गवर्नेंस की बात करते हो, तो हमें एक दो एग्जाम्पल देने चाहिए। तो यहाँ से अगर आप एग्जाम्पल लेते हो तो आप एग्जामिनर के साथ में ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो। तो हमें इन एग्जाम्पल्स को नोट करके रखना चाहिए ताकि हम अपने मेंस के आंसर में यूज कर सके। और अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली वो डिजिटल इंडिया अवार्ड के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको अवार्ड करती है और किस किस कैटेगरी में अवार्ड मिलता है, जैसे गोल्ड कैटेगरी है, प्लेटिनम कैटेगरी है, और किसके द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो आप चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज व्हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई को लेकर है। अभी न्यूज में क्यों है? दरअसल हम कुछ ऑब्जर्वर रिसर्चर्स ने इस व्हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई को कन्नूर में ऑब्जर्व किया है। अभी न्यूज हमारे काम की क्यों है? दरअसल एक रेयर बटरफ्लाई स्पीसी है। तो यूपीएससी जनरली ऐसे इंसेक्ट के बारे में पूछ लेते हैं जो रेयर होते हैं। तो इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। देखिए व्हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई जो है वो एक रेयर बटरफ्लाई स्पीसी है। और इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये शेड्यूल 2 में आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 का मतलब क्या है कि देखिए शेड्यूल 1 में किसको रखा जाता है? जो कि बहुत ज्यादा जिनकी पोचिंग हो रही हो, जिनके एक्सिस्टेंस को बहुत ज्यादा खतरा होता है, तो उनके पोचिंग को, उनके ट्रेडिंग को, हंटिंग को पूरी तरीके से उन पर बैन होता है। बट शेड्यूल 2 में भी जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज होते हैं उन्हें रखा जाता है, बट थोड़ी सी लीनियंसी रखी जाती है। जैसे कि किंग कोबरा है, ये शेड्यूल 2 में आता है। तो क्या होता है कि आप इसके ट्रेड नहीं कर सकते, इसकी पोचिंग भी नहीं कर सकते, बट इसको आप हंट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि इससे खतरा हो सकता है या ह्यूमन लाइफ को खतरा हो सकता है तो आप इसे मार सकते हैं, हंट डाउन कर सकते हैं। तो शेड्यूल 2 में आप पास थोड़ी लीनियंसी होती है इंपॉर्टेंट स्पीसीज को लेकर, जैसे कि किंग कोबरा। तो व्हाइट टफ्टेड बटरफ्लाई जो है वो भी शेड्यूल 2 का पार्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। इसका विंग स्पान जो होता है वो मात्र 32 से 40 मिलीमीटर का होता है। फर्स्ट टाइम ये स्पीसी अगस्त में 2017 में स्पॉट हुआ था। उसके बाद शेंडोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हुआ था 2018 में। अब इस बटरफ्लाई का सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए इसमें टोटल 8 स्पीसीज होते हैं इस बटरफ्लाई के, जिसमें से 2 तो कॉमन है, बट बाकी के जो 6 हैं वो काफी रेयर होते हैं। अब इनमें थ्रेट क्या देखने को मिलता है? देखिए एक तो रेयर स्पीशीज है,
इसलिए अगर हमें हमारे हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, उसके इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करना होगा, तो हमें इनको भी प्रोटेक्ट करना होगा, हमारे बटरफ्लाइज को। तो ये बेसिक फैक्ट हो गया बटरफ्लाई को लेकर, यूपीएससी पूछेगी तो इन्हीं फैक्ट से पूछेगी। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को लेकर है। अब ये न्यूज में क्यों है? दरअसल आरबीआई ने पहली बार इस सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को इश्यू करने का फैसला किया है इस करंट फाइनेंशियल ईयर में। इससे पहले आरबीआई ने सॉवरेन बॉन्ड्स इशू किए थे। जब गवर्नमेंट अपनी तरफ से बॉन्ड इशू करती है तो उसे सॉवरेन बॉन्ड माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे सॉवरेन बैकिंग होती है, एक पूरी कंट्री की बैकिंग होती है, उसमें डिफॉल्ट का खतरा कम होता है। उसी तरीके से ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है वो आरबीआई ने इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जारी किए हैं। और ये जो बॉन्ड होंगे ये 5 ईयर और 10 ईयर के टेन्योर के लिए होंगे, और ये 4,000 करोड़ अमाउंट के लिए होंगे। मतलब 5 साल के भी 4,000 करोड़ के बॉन्ड होंगे और 10 साल के टेन्योर वाले भी 4,000 करोड़ के बॉन्ड इशू किए जाएंगे। अब बॉन्ड्स काम कैसे करते हैं? दरअसल ये डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें जो इश्योर होता है वो बॉन्ड जारी करता है, उससे कुछ पैसों की जरूरत होती है, तो वो ऐसे बॉन्ड्स को इशू करेगा, ठीक है, ताकि उसके प्रोजेक्ट को फंड किया जा सके। और जो इन्वेस्टर होगा वो इस बॉन्ड को परचेस करेगा। क्यों? क्योंकि उसको उस बॉन्ड के ऊपर कुछ कूपन्स मिलेंगे। कूपन्स मतलब उस बॉन्ड के ऊपर कुछ इंटरेस्ट होता है, वो उसे मिल जाता है। तो जब लास्ट में इश्योर क्या करेगा, उस इन्वेस्टर को उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करेगा, साथ में उसके इंटरेस्ट के साथ में। तो ऐसे बॉन्ड हुआ करते हैं। अब ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट जो कि पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज जारी करते हैं इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए। सपोज करो कोई सोलर प्रोजेक्ट, सोलर पार्क स्टैब्लिश करना चाहता है, उसे पैसे की जरूरत होगी, तो जिन इन्वेस्टर्स को ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है वो व्यक्ति ऐसे सोलर पार्क के प्रोजेक्ट में या रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो ऐसे बॉन्ड को ग्रीन बॉन्ड बोला जाता है, ताकि हम क्लाइमेट चेंज को, जो होने वाला नुकसान है उसे कम किया जा सके, उसे काउंटर किया जा सके। अभी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के फीचर्स क्या होंगे? फर्स्ट हमें अनाउंस हुए थे, यूनियन बजट 2022-23 में अनाउंस किए गए थे, और ये यूनिफॉर्म प्राइस ऑप्शन पर इशू किए जाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर के लिए 5% रिजर्व किए गए हैं ये ग्रीन बॉन्ड। ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किए जा सकेंगे। इसका मतलब कि एक बार आपने किसी इन्वेस्टर ने खरीद लिया तो वो दूसरी सेकेंडरी मार्केट में दूसरे इन्वेस्टर को बेच सकता है। नॉन रेसिडेंट भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब वो भी इस ग्रीन बॉन्ड को परचेस कर सकते हैं। दरअसल यूपीएससी ने पहले भी सॉवरेन बॉन्ड्स में क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड पे यूपीएससी पूछ सकती है। तो हमें ये फीचर्स पता होना चाहिए कि ये फीचर्स क्या है। यूपीएससी जनरली आपको ऑप्शन में पूछ सकते हैं क्या रिटेल इन्वेस्टर के 10% रिजर्व किया गया, तो आप समझ जाओगे कि नहीं, सिर्फ 5% रिजर्व है। या फिर इसे बोला जा सकता है कि सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडेड नहीं हो सकती क्योंकि सॉवरेन बॉन्ड है। नहीं, ये सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड किए जा सकते हैं, और ये नॉन रेसिडेंट के लिए भी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू किए जा रहे हैं। तो ये बेसिक फैक्ट हो गए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई को लेकर है। अब ये न्यूज में क्यों है? दरअसल हमारे जो सीलिंग फैंस होते हैं, अब उसमें भी आपको स्टार रेटिंग देखने को मिलेंगी, क्योंकि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने अब सीलिंग फैंस के लिए भी स्टार सिस्टम को, स्टार लेबलिंग को सीलिंग फैन के लिए मैंडेटरी कर दिया है। 1 जनवरी से ये लागू हो जाएगा। बट स्टार लेबलिंग के साथ साथ अब इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी फैन को 5 स्टार रेटिंग चाहिए तो उसके लिए उसे कुछ मोटर्स को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंपोर्ट कराने पड़ेंगे। इससे उसकी कॉस्ट 8 to 20% बढ़ जाएगी। क्योंकि स्टार लेबलिंग के ऊपर यूपीएससी ने पहले भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे हैं, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट आते हैं जिनमें स्टार लेबलिंग मैंडेटरी होती है, और स्टार लेबलिंग के बेसिक फैक्ट क्या होते हैं। तो स्टार लेबलिंग क्या होती है कि ऐसे अप्लायंस को स्टार दिए जाते हैं जो कि मिनिमम 30% एनर्जी को कंजर्व करते हैं, उसे 1 स्टार दिया जाता है। और अगर कोई अप्लायंस 50% ज्यादा एनर्जी को कंजर्व करता है तो उसे 5 स्टार दिए जाते हैं। तो अब से नए रूल के मुताबिक जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे उन्हें डिस्प्ले पे ही बताना होगा कि इस पर्टिकुलर फैंस का स्टार रेटिंग क्या है। अब ये स्टार रेटिंग कब से इनिशिएट की गई थी? इसे स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम 2006 के तहत इसे इंप्लीमेंट किया जाता है। और ये स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो इस प्रोग्राम में ये मैंडेटरी है कि जितने भी हमारे अप्लायंस होंगे, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एलईडी लैंप्स, रूम्स एसी, कलर टीवी, रेफ्रिजरेटर, उन सब के डिस्प्ले पे ये लेबलिंग मैंडेटरी है। आपको आपको फ्रिज के ऊपर ये दिख जाएगा, एसी के ऊपर आपको एसी लेबल दिख जाएगी। अगर हम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देखें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है, और ये स्टेच्यूटरी बॉडी है क्योंकि इसे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के प्रोविजन के तहत स्टैब्लिश किया गया है। तो ये बेसिक फैक्ट हो गए स्टार लेबलिंग को लेकर। अगर यूपीएससी पूछती है तो हमें इस पर पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने पहले भी इस पर क्वेश्चन पूछा है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। यूपीएससी ने 2013 में पूछा था ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि इनमें से जो स्टेप्स हैं, जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जनरेट कर सकता है। तो अगर पहला ऑप्शन देखें रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, तो ये इन्फ्लेशन जनरेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पब्लिक डेट जब हम रीपे करते हैं
तो इसका मतलब हम हमारी इकोनॉमी से मनी का सप्लाई कम कर रहे हैं। इसके बाद बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, इसमें भी हम पब्लिक से बोरो कर रहे हैं। अगर हम पब्लिक से बोरो कर रहे हैं तो जो लिक्विडिटी है वो भी कम होगी उसके साथ ही साथ, तो इससे भी इन्फ्लेशन जनरेट नहीं होगा। बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, अगर बैंक से हम पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, तो भी इन्फ्लेशन कम होगा, क्योंकि यहाँ से भी इकोनॉमी से जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन है क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, तो ये इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब न्यू मनी जब प्रिंट होती है तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, और जब लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है कि जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। तो जब डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियस बात है इन्फ्लेशन हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस वजह से इसका आंसर हो गया डी, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।